हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्बिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यही आप इसरो टेक्नीशियन बी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, या आप यूपी आर्बिनल, ठीक है, यूपी आरबीएनएल TG2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से या इंस्ट्रूमेंट से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने जो सारे क्वेश्चन रखे हैं पिछले 5 ईयर में, ठीक है, लास्ट 5 ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का ये संग्रह है। ठीक है, जो कि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरा आज का, पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड फॉर दी फॉलोइंग एप्लीकेशन। ठीक है, पीएन संधि डायोड निम्न अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर में हम पीएन डायोड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है डिटेक्टर में, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो वाल्व में, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं पीएन संधि डायोड का जो हम प्रयोग करते हैं संसूचक या डिटेक्टर में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एम्पलीफायर हम जानते हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम दी पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद ए शंट कैपेसिटेंस फिल्टर इज। शंट संधारित फिल्टर युक्त एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये पीक इनवर्स वोल्टेज या PIV की बात कर रहा है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में वो भी फिल्टर के साथ। जब दोस्तों फिल्टर लगाते हैं तब क्या होता है, इसकी जो भी होता है क्या, ऑप्शन नंबर ए में 2VM। फिल्टर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करते हैं रिपल को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, रिपल को कम करने के लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। रिपल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, रिपल क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमको जो आउटपुट मिलती है, ये आउटपुट मिल गई हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या देता है, पॉजिटिव साइकिल ही देता है। जो पॉजिटिव साइकिल देता है हमें, वो प्योर हमको प्योर DC नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें EC रह जाती है, जो कि वो ऊर्मिका घटक के रूप में परिपथ पे ऐसी रहती है। ठीक है, तो इसी ऊर्मिका से रिपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्मिका बोलते हैं। ठीक है, ऊर्मिका घटक। तो इन्हीं ऊर्मिका को कम करने के लिए, मतलब अवांछित AC जो होती है, अनवांटेड AC को कम करने के लिए ही हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी, पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगी शंट संधारित्र में अगर फिल्टर्स के साथ प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 2VM। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। द रिपल फैक्टर ऑफ ए पावर सप्लाई इज मेजर ऑफ। किसी पावर सप्लाई का जो ऊर्मिका गुणक होता है या रिपल फैक्टर जो होता है वो किसको इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है इट्स फिल्टर इफिशियंसी, फिल्टर की दक्षता को। ऑप्शन नंबर बी में है इट्स वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज नियमन को। ऑप्शन नंबर डी है डायोड की रेटिंग। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है प्योरिटी ऑफ पावर आउटपुट, शक्ति निर्गत शक्ति की शुद्धता को। दोस्तों जो फिल्टर होता है, हमने इसके पहले बताया क्या करता है, रिपल मतलब भूमिका घटक को कम करता है। तो फिल्टर का काम क्या है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना। ठीक है, तो जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर क्या करेगा, उस फिल्टर की इफिशियंसी या दक्षता को बढ़ाना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज भी जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन रखे हैं वो अपना EDC का ही चल रहा है, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, डायोड्स के ही मैक्सिमम क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी क्रम में टॉपिक वाइज चल रहा है अभी, तभी आपका EDC ही चल रहा है। जब EDC खत्म होगा तो उसके बाद हम डिजिटल लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी EDC के मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन EDC से कवर करेंगे। ठीक है, तो द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज। ब्रिज रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज की बात कर रहा है, क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में VM/2 होगी, या 2VM होगी, या VM/3 होगी, या VM होगी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है हमारी, PIV जो होती है ब्रिज के लिए क्या होती है, VM होती है। दोस्तों ये मेजर एडवांटेज भी है इसका, पूछा जाता है कि ब्रिज में और सेंटर टाइम में अंतर क्या है।
यही अंतर है, क्योंकि सेंटर टैप की जो होती है वो 2 VM होती है PIV, और ब्रिज की क्या होती है, हाफ होती है। तो ये भी एक उसका दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ए PN जंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक PN जंक्शन के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस पाई जाती है PN जंक्शन में। ठीक है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस ये भी पाया जाता है, डिप्लेशन कैपेसिटेंस ये भी होती है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ये नहीं होती। ठीक है, इसी का रिलेशन PN जंक्शन के साथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का रिलेशन PN जंक्शन के साथ नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए साइनोसॉइडल वोल्टेज हैज पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, दी RMS वैल्यू इज। पहले दोस्तों समझिए पीक टू पीक होता क्या है। ठीक है, पहले पीक टू पीक समझ लीजिए। ये हमारी साइनोसोडल वेव जो पीक टू पीक की मान की बात करता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेता है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू जो होती है ये होती है पीक टू पीक, भी पीक टू पीक। ठीक है, तो पीक टू पीक का मान दिया हुआ है कितना, 100। तो हम सॉल्व करते हैं, VRMS मान पूछ रहा है, पीक टू पीक का मान दिया हुआ है, भी पीक टू पीक का मान दिया हुआ है 100 है। तो भी पीक टू पीक कितना होता है, 2 VM होता है। तो 2 VM इक्वल टू दिया हुआ है 100, तो VM इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, VM इक्वल टू आ जाएगा 50। ठीक है, जब VM इक्वल टू 50 वोल्ट आ गया, ठीक है, तो हमको निकालना है VRMS। तो हम जानते हैं VRMS या रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है साइन वेव में क्या होती है, VRMS इक्वल टू VM अपान √2 क्या होती है, VM अपान √2। हम जानते हैं VM का मान कितना दिया हुआ है, अभी हम याद किए थे कितना आया था, 50 आया था। इसके अलावा √2 का मान कितना होता है, 1.414। ठीक है, ये √2 का मान होता है हमारा। अब पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो ऊपर जाएगा, जितने पॉइंट हम हटाएंगे उतना जीरो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा VRMS इक्वल टू, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, 3 पॉइंट को हटाते हैं, 3 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम डिवाइड करेंगे किससे, 1414 से। जब हम 50,000 को 1414 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि कितने बार निकटतम जा रहा है। अगर हम 14 से 50 में डिवाइड करें तो 14 3 42 होता है, 14 चौको 56 हो जाता है, जो कि अधिक हो जाता है। कितनी बार जा रहा है, 3 बार। अब देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जो हमको 3 बार जा रहा है। हाँ, तो हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, जो कि यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35.35 वोल्ट। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता पूरा सॉल्व करने का दोस्तों, यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर मार के चले जाएंगे 35.35 वोल्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। आपको यूपी आर्बिनल में भी ऐसा मिलेगा, और आपको इसरो टेक्नीशियन बी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। न यकीन हो तो आप मेरे चैनल में चले जाइएगा, वहाँ आपको यूपी आर्बिनल का सॉल्व पेपर मिलेगा, जो कि मैंने पेपर को सॉल्व भी कराया है। उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे उसमें। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस ए PN जंक्शन आर। ठीक है, एक PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी कनेक्शन क्या होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू P एंड निगेटिव टर्मिनल टू N, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है निगेटिव टर्मिनल टू P एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू B, या निगेटिव टर्मिनल टू P एंड निगेटिव टर्मिनल टू N, या नॉन ऑफ दीज। इनमें से क्या दोस्तों, पहले हम इसका कनेक्शन बना देते हैं कैसे बनता है। ठीक है, यदि हमको कोई ऐसे रखा हुआ है PN, ठीक है, ये P रखा हुआ है और ये रखा हुआ है, हमको इसके फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम P से ऐड करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम N से ऐड करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसी को यदि हमको रिवर्स बायस बनाना है तो रिवर्स बायस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, एक मिनट इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो जब रिवर्स बायस में करना होता है तो रिवर्स बायस में क्या करते हैं, इसको हम निगेटिव कर देते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं।
ठीक है। पी को हम निगेटिव कर देते हैं, एन को हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। जिसमें ऑप्शन कौन सा दिया है हम देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस करना था तो पी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एन हमारा निगेटिव होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, जब इसे आप यही सिंपल समझिए या टफ समझिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए और इसे आपको आना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी पूछे जाने की प्रायोरिटी 99% होती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीना डायोड आर यूज्ड एज, जीना डायोड के रूप में उपयोग किया जाता है क्या, लाइट एमीटर का, लाइट एब्जॉर्बर का, या वोल्टेज रेगुलेटर का, या माइक्रोवेव डिटेक्टर का। तो क्या प्रयोग करते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट, नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एलईडी है, ऑप्शन नंबर बी में जीना डायोड है, ऑप्शन नंबर सी में है टनल डायोड, ऑप्शन नंबर डी में है बैरेक्टर डायोड। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरेक्टर डायोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्जिंग ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए होल इज कॉल्ड, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और एक होल्स का मर्ज करना क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन या न्यूट्रलाइजेशन या रिस्ट्राइकिंग या शून्य करना। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मर्ज करते हैं तो क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज द डिपेंड ऑन, पीएन जंक्शन डायोड की बैरियर विभव निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर नहीं होती है बैरियर। ठीक है, टेम्परेचर पर इस पर निर्भर होती है, फॉरवर्ड डेंसिटी पर भी निर्भर करती है, डोपिंग डेंसिटी पर भी निर्भर करती है, लेकिन डायोड डिजाइन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, डायोड डिजाइन पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा बैरियर पोटेंशियल होता है वो डायोड डिजाइन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं बैरियर पोटेंशियल होती है क्या दोस्तों, वही होती है जो हमारे वोल्टेज जो होती है ना, बैरियर पोटेंशियल हमारी कट इन वोल्टेज से बोलते हैं, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, इसके कई नाम है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन के लिए कितना होती है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कितना होती है 0.3 वोल्ट। इसी को ब्रेकडाउन वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ठीक है, कई नाम है इसके। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When the photodiode is connected in reverse bias and kept in dark room, the current following the device correspond to, जब फोटोडायोड रिवर्स बायस में जड़ा होता है और अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो डिवाइस के माध्यम से धारा अनुवर्ती निम्नलिखित से मेल खाती है। ठीक है, तो जीरो करंट शून्य धारा होती है, या रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है, या नॉर्मल करंट दैट फ्लो थ्रू द डिवाइस, या मैक्सिमम करंट दी डिवाइस कैन होल्ड। ठीक है, तो उसमें कौन सी करंट प्रवाहित होती है दोस्तों, जब अंधेरे कमरे में रखा होता है तो उसमें रिवर्स सेचुरेशन करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होती है, रिवर्स सेचुरेशन करंट। इसके पहले मैं बताया भी हमारा फोटोडायोड क्या काम करता है, रिवर्स बायस में ही काम करता है। जब रिवर्स बायस में काम करेगा तो उसमें रिवर्स सेचुरेशन करंट ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो रिवर्स सेचुरेशन करंट हमारी किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, जो हमारी लीकेज करंट होती है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 7 डिग्री पर हमारा 1% इंक्रीज करता है। ठीक है, 10 डिग्री पर हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लीकेज करंट हमारी क्या होती है, डबल हो जाती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इज द लीकेज करंट दैट फ्लो थ्रू ए फोटोडायोड विद नो इनपुट यूज्ड इन एज लाइट डिटेक्टर, डॉट डॉट छड़ा धारा वह धारा है जो फोटोडायोड के द्वारा बहती है जिसमें प्रकाश डिटेक्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, जिसमें हम प्रकाश डिटेक्टर या लाइट डिटेक्टर का प्रयोग नहीं किए हैं तो उसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, लीकेज के कारण, डार्क के कारण, या सेचुरेशन करंट या डिटेक्शन, तो उसमें कौन सी करंट प्रवाहित होती है, डार्क करंट प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, फोटोडायोड का यूज क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, आप कभी देखे हो जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, आप जब सामने जाकर खड़े होते हो तुरंत डोर क्या होती है, ओपन हो जाती है, जैसे आप हटते हो डोर क्लोज हो जाती है। उसमें क्या रीज़न होता है, वो डायोड हमारा किस बायस में होता है, जब आप खड़े होते हो सामने तो डायोड हमारा क्या होता है, वो रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, जैसे आप सामने आते हो डायोड में क्या होता है, करंट मतलब अंधेरा छा जाता है, उसकी अंधेरा आ जाता है। जब डार्कनेस आती है तो डायोड हमारा क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में जाता है तुरंत। जैसे फॉरवर्ड बायस में आता है तुरंत डोर क्या होता है, डोर तुरंत क्या हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आप हटोगे फट से लाइट पड़ेगी उस पर, जैसे लाइट पड़ेगी फिर वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा तो फिर वो डोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यही है फोटोडायोड, जो ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हैं
ठीक है। या कभी आप देखे होंगे जो पानी होता है, टोटी लगी होती है, उसके आगे आप हाथ ऐसे लगाते हो आप तो पानी गिरने लगता है, ठीक है। फिर जब से आप हाथ हटा लेते हो तो पानी रुक जाता है, तो उसका भी रीज़न यही है, वहाँ भी फोटो डायोड ही काम करता है, ठीक है। तो उसके प्रयोग यही है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू ए सर्किट इज 1 वोल्ट RMS एंड द आउटपुट इज 1 मिलीवोल्ट, नेट गेन ऑफ दिस सर्किट इज, ठीक है। एक परिपथ है, उसका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट RMS में और आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 1 मिलीवोल्ट RMS। तो शुद्ध लाभ या इसका गेन पूछ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है, हमने बताया है, ठीक है। क्या होता है? वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है ए भी इक्वल टू होता है 20 log आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यही है हमारा वोल्टेज गेन का फार्मूला। तो इसी पे हम रखेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज हमें दिया हुआ है, ठीक है, 20 log 1 मिली वोल्ट मतलब होता है 10⁻³ 1 वोल्ट अपान 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10⁻³ हमारा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 × -3, इधर बच जाएगा log 10। log 10 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? -60 dB, ठीक है। तो हमको आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, log का रूल अगर आप ना जानते हो तो log में क्या होता है, अगर किसी में log 10 a⁻m होती है तो क्या हो जाता है हमारा m log 10⁻a हो जाता है। ये इसका फार्मूला होता है log का, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका log का याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो -60 dB आ गया। जगह देखते हैं क्वेश्चन कोई है ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, -60 dB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बता दूँ आपको, इसी में एक क्वेश्चन पूछता है पावर का, ठीक है। हमने यहाँ वोल्टेज गेन पूछा, वहाँ पावर गेन पूछता है। तो पावर गेन का फार्मूला क्या होता है? AP इक्वल टू होता है 10 log आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें, ठीक है। जो इसका मान आता है किस में आता है? dB में आता है, डेसिबल में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पावर गेन या वोल्टेज गेन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपल फैक्टर फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का रिपल गुणांक कितना होता है? 1.65, 1.45, 1 या 1.21, कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1.21। फुल वेव कितना होता है? 0.48। फुल वेव का या ब्रिज का 0.48 होता है रिपल फैक्टर, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। कहीं आपसे रिपल फैक्टर फुल वेव का पूछेगा, ब्रिज का पूछेगा या आपका हाफ वेव पूछेगा। तो हाफ वेव का होता है 1.21, फुल वेव और ब्रिज का होता है 0.48, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर इज, ठीक है। किसी कला विस्थापक दोलक के दोलन की आवृत्ति क्या होती है? जो हमारा RC फेज शिफ्ट होता है, ऑक्सीलेटर होता है, ऑक्सीलेटर में कौन सा फीडबैक यूज किया जाता है? पॉजिटिव फीडबैक, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑक्सीलेटर में क्या प्रयोग किया जाता है? पॉजिटिव फीडबैक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि RC फेज शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1.2 पाई RC√6, ठीक है। 1.2 पाई RC√6। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एमंग दी फॉलोइंग नेटवर्क एलिमेंट यूनिलिटरल एलिमेंट इज, नीचे दिए गए नेटवर्क के तत्वों में कौन सा तत्व एक पक्षीय होता है? यूनिडायरेक्शनल कौन सा होता है? यूनिलिटरल कौन सा होता है? डायोड होता है या रेजिस्टेंस होता है या इंडक्टेंस होता है या कैपेसिटेंस होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या होता है मेरा? डायोड। डायोड क्या होता है? यूनिलिटरल होता है। यूनिलिटरल या यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हो आप, ठीक है, या एक पक्षीय बोल सकते हो। जो हमारा डायोड होता है उसमें धारा का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में होता है, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डायोड। इसी क्रम में इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर द पीक वोल्टेज अक्रॉस हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज 30 वोल्ट, देन पीक
इनवर्स वोल्टेज इज। ठीक है, एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, सॉरी दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसकी जो हमारी चरम वोल्टेज दी गई है, ठीक है, वो हाफ की दी गई है, मतलब हाफ वेव की चरम वोल्टेज दी गई है, मतलब इसकी वोल्टेज हमको 30 दी गई है और इसकी हमको ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि फुल वेव क्या होता है। फुल वेव में हमारा जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है क्या होता है, पी आई वी इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज का दोगुना। तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वी एम इक्वल टू दिया हुआ है 30 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा 2 इंटू 30 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट इज। एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, या फाई का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। पूछ रहा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी या निर्गत फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी 2 इंटू एफ आई, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। जीना डायोड इज यूज्ड फॉर, जीना डायोड का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए, या नन ऑफ दीज एबव। ठीक है दोस्तों, जीना डायोड देखो 2 प्रकार से पूछता है। यहाँ देखो क्या पूछा है, स्टेबलाइजेशन, यहाँ किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए, या स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, 2 चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज को रेगुलेट करना, स्टेबलाइज करना। ठीक है, जीना डायोड का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा से हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीना डायोड का एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ना करें हो तब, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर इज नियरली इक्वल टू, फिल्टर के बिना पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रभाविता लगभग निम्न के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 51%, ऑप्शन नंबर बी में है 61%, ऑप्शन नंबर सी में है 71%, ऑप्शन नंबर डी में है 81%। तो किसकी बात कर रहा है दोस्तों, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी या दक्षता की बात कर रहा है फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी कितना होती है, 81%। ठीक है, इन विच रीजन इज द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल इन टनल डायोड, टनल डायोडों में कौन से क्षेत्र में प्रचालन बिंदु स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए में है निगेटिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी में है पॉजिटिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी में है बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, टनल डायोड में क्या होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज लिमिटेड टू द रिवर्स बायस रीजन इन इट्स रीजन ऑफ ऑपरेशन, निम्न डायोडों में से कौन सा डायोड अपने प्रचालन के क्षेत्र में पारदिशिक बायस क्षेत्र तक सीमित रहता है, शाटकी डायोड, टनल डायोड, या फोटो डायोड, या रेक्टिफायर। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, फोटो डायोड जो होता है हमारा वो रिवर्स बायस पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। इन ए पी एन डायोड विद द इंक्रीजेज रिवर्स बायस द रिवर्स करंट, एक पी एन डायोड में बढ़ते रिवर्स बायस के साथ रिवर्स धारा क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, या अनसर्टेन या स्थिर रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, रिवर्स करंट हमारी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्किट डिजाइनेड टू इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा परिपथ डिजाइन है जो इनपुट सिग्नल के लेवल को बढ़ा देता है, एन एम्पलीफायर, ए मॉड्यूलेटर, या एन ऑक्सीलेटर, या ए रिसीवर। तो क्या होता है दोस्तों, एम्पलीफायर होता है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके उनके इनपुट के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे से हो जाएगा एन एम्पलीफायर। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर द कलेक्टर बेस जंक्शन इज, एक ट्रांजिस्टर के समान परिचालन हेतु कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है? ऑल बेस रिवर्स बायस होता है, ऑल बेस फॉरवर्ड बायस होता है, इज ग्राउंडेड होता है या अनबायस होता है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन होता है उसमें दो जंक्शन होते हैं, एक जेई होता है, ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन, एक जेसी होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो जेई होता है वो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। तो जेसी होता है क्या होता है? वो रिवर्स बायस होता है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है? नॉर्मल ऑपरेशन में हमेशा वो रिवर्स बायस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑलवेज रिवर्स बायस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रिफर टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, आधार विन्यास किस विन्यास को प्रस्तुत करता है? ठीक है, रेक्टिफायर को, ट्रांजिस्टर को, डायोड को या इन्वर्टर को। तो कॉमन बेस जो होता है किस में पाया जाता है दोस्तों? वो ट्रांजिस्टर में पाया जाता है। ट्रांजिस्टर में तीन प्रकार के बंद पाए जाते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। ये तीन प्रकार के बंद पाए जाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में कौन सी धारा का मान सबसे ज़्यादा होता है? कलेक्टर धारा, बेस धारा या एमीटर धारा? बेस अथवा एमीटर धारा। दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है कि एमीटर करंट आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है, यानी दो करंट के बराबर हमारी इक्वल करंट क्या? एमीटर करंट है, ठीक है। तो अकेली हमारी एमीटर धारा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो बीजेटी जो होता है हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी में क्या होता है? एमीटर करंट सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज, ट्रांजिस्टर उच्चतम निर्गत प्रतिरोध उत्पादन विन्यास है। ऐसा कौन सा विन्यास है जिसका आउटपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है? कॉमन एमीटर या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, बोथ। क्या होगा दोस्तों? जो हमारा कॉमन बेस होता है इसका हमारा इनपुट इम्पीडेंस लो और आउटपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्टली हाईली डोप्ड रीजन इन ए बीजेटी इज, अधिकतर भारी डोप्ड क्षेत्र बीजेटी में है। कलेक्टर, एमीटर, बेस या बोथ कलेक्टर एंड बेस, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों? जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है, बेस की डोपिंग मॉडरेट होती है, कलेक्टर की डोपिंग उसके अलावा अधिक होती है, ठीक है। सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? बेस की। उसके बाद सबसे अधिक किसकी होती है? एमीटर की। मीडियम में किसकी होती है? कलेक्टर की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, एमीटर। एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन का पूछा था आपसे कि इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो ये जीना डायोड ही यूज्ड फॉर, जीना डायोड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन में, रेक्टिफिकेशन में या नॉइज सप्रेशन में या ब्लॉकिंग एसी में, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जीना डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द रजिस्टर वैल्यू ऑफ एन आइडियल डायोड इन द रीजन ऑफ कंडक्शन, ठीक है। चालन क्षेत्र में आदर्श डायोड का प्रतिरोध का मान क्या होता है? 0 होता है या 5 किलो ओम होता है या अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है? तो क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। दोस्तों एक कल क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कि जर्मेनियम की फॉरवर्ड करंट और जर्मेनियम की रिवर्स करंट और सिलिकॉन की रिवर्स करंट से अधिक क्यों होती है? तो उसका रीज़न दोस्तों मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो जर्मेनियम होता है हमारा, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक है। यदि हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएं, अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा हमारा 2 8, ठीक है, 2 8 18, इसके अलावा 4 रहेगा, ठीक है। ये आएगा हमारा जर्मेनियम का। अगर हम सिलिकॉन का बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए पहले, ठीक है, यही समझ में आएगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 8 4, इसमें सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें लास्ट वाले में कितने आएंगे? 4।
तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखा जाए, जो हमारा सिलिकॉन होता है, उस सिलिकॉन जो है नाभिक की एकदम पास है। लेकिन जर्मेनियम को देखा जाए तो जर्मेनियम सिलिकॉन से इसमें चार बन रही है ना, तो इसमें एक स्ट्रक्चर और बनेगा बाहर से, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखिए आप जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखिए और सिलिकॉन का देखिए। तो जर्मेनियम में क्या है कि जर्मेनियम जो है सिलिकॉन से कम स्टेबल है। तो देखो सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन एकदम नाभिक के पास में है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी, कि जो इसकी वैलेंसी 4 है, इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक एटॉमिक फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए सिलिकॉन की जो स्टेबिलिटी होती है ये भी अधिक होती है जर्मेनियम की अपेक्षा, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एनर्जी गैप होता है, ठीक है, एनर्जी गैप अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम कितना होता है, जर्मेनियम का होता है 0.785, ठीक है, इतना होता है जर्मेनियम का एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप के कारण भी सिलिकॉन की जो हमारी लीकेज करंट होती है बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर में, ठीक है। इसके अलावा जर्मेनियम की हमारी होती है माइक्रो एम्पियर में। इसीलिए सिलिकॉन का प्रयोग अधिक किया जाता है जर्मेनियम की अपेक्षा, यही इनके रीजन है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।